गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बिल्डिंग बाय लॉज के आगे वाले पार्ट्स की। पहले हमने बिल्डिंग बाय लॉज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो पढ़ा था, और उसके जो अदर बिल्डिंग बाय लॉज जो होते हैं उसके अंदर 3 पार्ट पढ़ लिए थे। क्या क्या थे? मीन्स ऑफ एसेस पढ़ा था अपन ने, बिल्डिंग लाइन कंट्रोल लाइन पढ़ा था अपन ने, और क्या पढ़ा था? बिल्ट अप एरिया कव और फ्लोर एरिया। तो ये आप सामने अपन पढ़ चुके हैं, दैट इज़ बिल्ट अप एरिया और प्लिंथ एरिया, कवर्ड एरिया और बिल्ट अप एरिया। और क्या पढ़ा था अपन ने इससे पहले? बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन, मार्जिन बोलते हैं लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज। और क्या पढ़ा था अपन ने? मीन्स ऑफ एसेस, प्रोविजंस फॉर मीन्स ऑफ एसेस। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? बिल्डिंग बाय लॉज रेगुलेशंस। तो जब अपना फोर्थ बिल्डिंग बाय लॉज ऑफ रेगुलेशन है, दैट इज़ फ्लोर एरिया रेशो बोल दो या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये दिया हुआ आपके सामने। फ्लोर एरिया रेशो इज द रेशो ऑफ टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ फ्लोर। इसको कैसे समझते हैं? देखो, सपोज करो ये आपके पास एक फ्लोर है, मैं ओनली इसका लेंथ और विड्थ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो ये इस फ्लोर की लेंथ है, दिस इज़ माई लेंथ एंड दिस इज़ विड्थ, ठीक है। ये टोटल एरिया जो होगा वो क्या प्लॉट का एरिया होगा, क्या। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अंदर जो होता है वो होता है बिल्टअप एरिया, जहाँ पे हमको बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है। ये मेरा बिल्टअप एरिया हो गया, और ये जो पार्ट छोड़ा हुआ है ये होते हैं ओपन स्पेसेस, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? मेरे ओपन स्पेसेस। अब क्या करना है हमको निकालना है FAR, हमको निकालना है यहाँ पर FAR, दैट इज़ फ्लोर एरिया रेशो। तो मतलब मैं जहाँ पर मेरा बिल्डिंग बनाऊँगा वो इस पार्ट के अंदर आएगी, वो इस पार्ट के अंदर आएगी। तो अगर मान लो मेरा ओनली सिंगल फ्लोर है, मान लो ओनली मेरे पास सिंगल फ्लोर, क्या ओनली मेरे पास ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है, अगर मेरे पास ओनली ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो मेरा प्लॉट का एरिया होगा, यहाँ पर जो मेरा प्लॉट का एरिया होगा, नो डाउट प्लॉट का एरिया ज़्यादा होगा कंपेयर टू टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि यहाँ पर ओनली ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ फ्लोर तो ज़्यादा होगा। जैसे मान लो अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि एरिया ऑफ फ्लोर तो है, मान लो जो मेरी लेंथ और विड्थ मान लेते हैं, ये मेरी जो लेंथ है दैट इज़ 15 मीटर, और जो मेरी विड्थ है दैट इज़ 10 मीटर। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ओके, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। तो ये कितना हो गया? टोटल 150 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? ये 150 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, तो इसके अंदर फ्लोर एक ही है मेरे पास, फ्लोर कितना है? एक ही फ्लोर है। तो इसके अंदर जो एरिया होगा नो डाउट 150 से क्या होगा? कम होगा। देखो ये रहा, हो सकता है ये 120 हो, 120 अपॉन 150। ये बात कर रहा हूँ मैं ओनली ग्राउंड फ्लोर की रिगार्डिंग। क्लियर हो गया? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ गया मेरा बेसिकली 4/5, तो मतलब 0.8। तो यहाँ बात करी मैंने ओनली किसकी? ओनली सब सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हो, ओनली ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल हो। अब मैं बात करता हूँ, मान लो वहाँ पर 2 या 3 फ्लोर अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे देखते हैं आपके सामने, मान लो यहाँ पर 2 या 3 फ्लोर अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लोर और बना दिया मैंने, ये देखो ये बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर एक फ्लोर और बना दिया मैंने। ये ऊपर नहीं बना सकता मैं, 3D में नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, ठीक है ना। तो अब जो टोटल एरिया होगा फ्लोर्स का वो क्या होगा? ज़्यादा होगा किसके? प्लॉट के एरिया से, ठीक है ना। क्योंकि प्लॉट का एरिया तो क्या है? कन्फाइंड है, दैट इज़ कॉन्स्टेंट एरिया। मान लो ये अगर मान लो दिस इज़ माई 15 एंड दिस इज़ माई 12, तो ये कितना हो गया? टोटल जो प्लॉट का एरिया हो गया दैट इज़ 15 × 12, दैट इज़ 180, दैट इज़ 180। तो ये जो एरिया हो गया मेरा प्लॉट का एरिया हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया। अब डिपेंड करेगा कि फ्लोर्स कितने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब FAR की जो रेंज है यहाँ पे मेंशन की हुई है दैट इज़ 0.33 to 0.2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप सामने, फ्लोर एरिया रेशो फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज रेंजिंग फ्रॉम 0.33 to 2 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्लोर एंड द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद इट रेस्ट्रिक्ट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड नंबर ऑफ स्क्वायर प्रोवाइडेड। तो ये क्या रिस्ट्रिक्ट करता है? जो बिल्डिंग की हाइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, और जितनी स्टोरीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसको भी रेस्ट्रिक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट मतलब उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो FAR है वो 4 कर दिया, 5 कर दिया, ऐसे नहीं है। इसके रेंज होती है 0.33 to 2, और ये ऑब्जेक्टिव हम बहुत पूछा गया है रेंज, ठीक है। नीचे चलते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ प्लॉट मेजर 15 × 20 मीटर एंड बिल्डिंग बाय लॉ स्टिपुलेट जनरेट करना, ठीक है। मतलब एक प्लॉट का जो एरिया दिया हुआ कितना? 15 मीटर × 20 मीटर, ठीक है। परमिसिबल FAR एज 2, ठीक है। जो परमिसिबल FAR है वो कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर 15 मीटर 20 मीटर दिया हुआ है, ये लेंथ इंटू विड्थ है,
ठीक है। लेंथ कितनी है 15 मीटर, विड्थ कितनी है 20 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एफ ए आर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2, जो एफ ए आर है मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब एफ ए आर 2 दिया हुआ है और ऊपर टोटल जो क्या आता है फ्लोर एरिया आता है, टोटल क्या आता है फ्लोर एरिया आता है। और नीचे क्या आता है मेरा, बेसिकली नीचे क्या आता है मेरा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया कितना होगा 15 इंटू 20 मतलब 300। तो जब 300 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, दैट विल बी फ्लोर एरिया इज इक्वल टू 600। कितना आ जाएगा वो 600 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा फ्लोर एरिया आ जाएगा। वही लिखा हुआ है 600 मीटर स्क्वायर इन 3 और मोर नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो जितने ज़्यादा फ्लोर्स होंगे उतना ज़्यादा एरिया क्या होगा बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि जो 2 है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्या मेरा एफ ए आर, और 0.33 से कम नहीं होना चाहिए मेरा क्या एफ ए आर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, नीचे आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एफ ए आर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स विच रेगुलेट्स द बल्क ऑफ बिल्ट स्पेस। मतलब एफ ए आर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि जो हमारा बिल्ट स्पेस है उसको क्या करता है रेगुलेट करता है। अगर एफ ए आर की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है फ्लोर एरिया ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, एक सेम प्लॉट के अंदर जिसका प्लॉट एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लैंड हमारे पास अवेलेबल है वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। अब अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग परमिशेबल एफ एस आई फ्लोर स्पेस इंडेक्स की वैल्यू दी होती है यहाँ पर, ठीक है। क्या दी हुई है देखो आप सामने दिख रहा होगा ये कि रेजिडेंशियल जोन है तो 1.8 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ विलेज है तो 1.2 है। ये क्या है एफ एस आई, ये बेसिकली क्या है फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर फ्लोर एरिया रेशो एफ ए आर। उसका अगर कमर्शियल जोन है तो अगर 1.8 है, इंडस्ट्रियल जोन है तो वहाँ पर कितना है 1.0। तो जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या कही है हमको डिवाइड की गई है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नीचे, नीचे आ जाओ। नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पर अब क्या बोलते हैं बिल्डिंग बायलॉज है, दैट इज़ ओपन स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग। मतलब जो बिल्डिंग के चारों तरफ ओपन स्पेसेस होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर मेरा ये प्लॉट है, दिस इज माई प्लॉट, ठीक है, और इस प्लॉट के अंदर ये बिल्टअप एरिया है, ये मेरा क्या है बिल्टअप एरिया। तो इसके चारों तरफ जो एरिया होगा, ये जो एरिया है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ शेड करके, ये मेरा क्या है दिस इज़ माई ओपन स्पेस। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई ओपन स्पेस, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर, ओपन स्पेसेस इनसाइड एंड अराउंड अ बिल्डिंग आर एसेंशियल। मतलब ये ओपन स्पेस बिल्डिंग के चारों तरफ और बिल्डिंग के अंदर क्यों दिए जाते हैं, जिससे कि प्रॉपर लाइटिंग और प्रॉपर वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो एसेंशियल टू केटर, केटर मतलब प्रोवाइड कराना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब कौन कौन से होते हैं। तो पहला है मेरा आउटर ओपन स्पेसेस, दे आर एडिशनल मार्जिन्स टू बी लेफ्ट विद इन द प्लॉट टू आइसोलेट द बिल्डिंग फ्रॉम द रोड एंड नेबरिंग बिल्डिंग्स टू। मतलब मान लो ये कौन सा एरिया हो गया, दे आर एडिशनल मार्जिन्स, ठीक है। मान लो ये आपका प्लॉट है तो आपके प्लॉट को आइसोलेट कर रहा है, देखो दे आर एडिशनल मार्जिन्स टू बी लेफ्ट विद इन द प्लॉट, प्लॉट के अंदर ही ये वाला पार्ट जो ये हो गया, ये कौन सा हो गया, ये आउटर ओपन स्पेस हो गया। ये मेरा कौन सा हो गया आउटर ओपन स्पेस, जिसको मैं देखो शेड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये मेरी बिल्डिंग को आइसोलेट करेगा किससे, आसपास की बिल्डिंग से, और किससे करेगा, ये रोड से आइसोलेट करेगा, ठीक है। क्यों, जिससे कि हम प्रोवाइड कर सकें क्या, प्राइवेसी प्रोवाइड कर सकें, यहाँ पर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकें, नेचुरल लाइटिंग आ सके, ठीक है। और मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो कोई एक्सीडेंट आपका हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने से क्या है फायर एक्सीडेंट होगा या फिर मान लो गैस का सिलेंडर फट जाएगा, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उस पर्टिकुलर जोन में पड़े, उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया में पड़े। क्योंकि अगर मान लो बिल्डिंग्स बिल्कुल स्पेस प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो क्या होगा, उसका फायर का इफेक्ट आसपास के एरिया में ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि फैल जाएगी ये। नेक्स्ट क्या है इनर ओपन स्पेस। तो आउटर ओपन स्पेस समझ में आ गया। इनर ओपन स्पेस जो स्पेस बिल्डिंग के अंदर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम बरामदे प्रोवाइड कराते हैं। मान लो ये मेरी बिल्डअप एरिया है, आपने देखा होगा अंदर प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर। जैसे ये मान लो रूम बना रखा है आपने, एंट्रेंस, ये एंट्रेंस दिया हुआ है मान लो, ठीक है, और आपका एंट्रेंस भी गलियारा छूटा हुआ है, ये रूम बना हुआ है, एक रूम यहाँ पर है और एक रूम यहाँ पर है, ठीक है। तो बीच में जो ओपन स्पेस है वो क्या हो गया, इनर ओपन स्पेस, इसको हम बोलते हैं बरामदा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, उसके लिए ऐसा नहीं कि आपने हर जगह रूम खड़े कर दिए, तो उससे क्या होगा, ना तो प्रॉपर लाइट आ पाएगी ना प्रॉपर वेंटिलेशन आ पाएगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड इनर ओपन स्पेसेस। तो दे आर ओपन स्पेसेस विद इन अ बिल्डिंग, दे आर नीडेड इन हैविली कंजस्टेड एरियाज टू प्रोवाइड लाइटिंग टू द इंटीरियर रूम्स, क्रिएट एन इनर कोर्टयार्ड। आ गया आंगन, अंदर प्रोवाइड कराते हैं वो। एवरी इंटीरियर और एक्सटीरियर ओपन स्पेसेस शुड बी मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ सच बिल्डिंग्स। मतलब जो इंटीरियर और एक्सटीरियर ओपन स्पेस प्रोवाइड कराते हैं वो ऐसी बिल्डिंग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होते हैं। पहला जो है वो है एक्सटीरियर ओपन स्पेस, तो हो सकता है ये फ्रंट में हो, रियर में हो, बिल्डिंग के साइड में हो। तो बात करते हैं पहले फ्रंट ओपन स्पेस की।
तो फ्रंट ओपन स्पेस की मिनिमम वैल्यू दे रखी है किसके रिगार्डिंग, जो स्ट्रीट है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है विड्थ ऑफ स्ट्रीट अब्यूटिंग द प्लॉट, अब्यूटिंग मतलब प्लॉट के जस्ट पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब्यूटिंग मतलब जस्ट पास में, नियर बाय द प्लॉट। तो अगर 7.5 मीटर तक मेरे विड्थ स्ट्रीट है प्लॉट के, तो जो हमारा फ्रंट ओपन स्पेस कितना होगा 1.5। ऐसे करते करते ये सारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो आप इसको स्किप कर सकते हो याद नहीं करना चाहो तो, बट कभी कभी पूछ लेते हैं। रियर ओपन स्पेस, द एवरेज विड्थ ऑफ रियर ओपन स्पेस कम से कम जो होनी चाहिए 1.8 मीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एवरेज है वो 3 मीटर होनी चाहिए, रियर और पीछे वाली। साइड ओपन स्पेस, तो हमें डिटैच बिल्डिंग है, डिटैच बिल्डिंग में अलग अलग बिल्डिंग है तो 3 मीटर का साइड स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए दोनों साइड में। सेमी डिटैच बिल्डिंग है तो 3 मीटर का साइड स्पेस प्रोवाइड कराओ सिंगल साइड में। और रो टाइप की बिल्डिंग है, मतलब बिल्कुल बिल्डिंग अटैच्ड है एक दूसरे से, तो कुछ भी साइड स्पेस प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। अब ये हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है और उसके रेस्पेक्ट में साइड एंड नियर ओपन स्पेसेस दे रखे हैं। जैसे 10 मीटर के रेस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। 15 के रेस्पेक्ट में 5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 18 के रेस्पेक्ट में 6 दिया हुआ है। ऐसे करते करते दिए हुए हैं, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में ये क्या दिए हुए हैं, हमारे रियर और साइड ओपन स्पेस दिए हुए हैं, साइड एंड रियर ओपन स्पेसेस टू बी लेफ्ट अराउंड द बिल्डिंग, ठीक है। तो आपको ये भी इतना याद रखना है, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इतना होना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।